1975 इमरजेंसी, जिसे हम आपातकाल कहते हैं, उसे आज 47 साल पूरे हुए। 25-26 जून की दरमियानी रात भारत में दमन के अभूतपूर्व दौर की शुरुआत हुई। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आपातकाल के आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए। नतीजा, देश के लोकतंत्र पर सबसे बदनुमा दाग। अगले 21 महीने नागरिक अधिकार छीन लिए गए। सत्ता के खिलाफ बोलना अपराध हो गया। विरोधी जेलों में ठूस दिए गए। उन दिनों देश ने जबरन नसबंदी का भयावह दौर भी देखा। आखिर इंदिरा ने आपातकाल लगाने का फैसला किया क्यों? भारत में वर्ष 1975 के आपातकाल की मुख्य बातें। वर्ष 1975 का आपातकाल भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास का काला दिवस माना जाता है। जैसे कि ऊपर वर्णन है कि इस आपातकाल के पीछे भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इंटरनल डिस्टरबेंस का हवाला दिया था और इसी हवाले पर ये इमरजेंसी 21 मार्च 1977 तक चली। ये इंदिरा गांधी के जीवन काल में लिए गए सबसे बड़े फैसलों में से था। इस इमरजेंसी के दौरान सभी तरह के लोकतांत्रिक चुनावों को निलंबित कर दिया गया था तथा आम नागरिकों की स्वतंत्रता में भी कई तरह से रोक लगा दिए गए थे। इंदिरा गांधी के अधिकतर विरोधियों को जेल में डाल दिया गया था और भारतीय मीडिया तथा प्रेस को सेंसर कर दिया गया था। राजनैतिक और नागरिक अशांति। वर्ष 1973 से 75 इंदिरा गांधी के खिलाफ पूरे भारत में अशांति बढ़ने लगी थी। इंदिरा गांधी की सरकार का कई तरह से विरोध किया जा रहा था। इस समय का सबसे बड़े आंदोलन में एक था गुजरात का नवनिर्माण आंदोलन। ये आंदोलन वर्ष 1973-74 के बीच रहा। यहाँ की राज्य शिक्षा व्यवस्था इस दौरान पूरी तरह से चरमरा गई थी और विद्यार्थियों के आंदोलनों की वजह से राज्य सरकार को केंद्र सरकार में मिला दिया गया। वर्ष 1974 के मार्च-अप्रैल महीने में होने वाला बिहार छात्र संघर्ष समिति को जयप्रकाश नारायण का समर्थन प्राप्त हुआ था और इस नेतृत्व में बिहार सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन हुआ। इस समय जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का ऐलान किया, जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों, किसानों और आम मजदूरों को एक साथ लाया गया। इस आंदोलन का उद्देश्य ये था कि ये सभी लोग पूरी तरह से अहिंसात्मक तरीके से अपनी मांगे सरकार के सामने रखें। इसी समय रेलवे कर्मचारी यूनियन ने पूरे देश भर में रेलवे की हड़ताल कर दी। इस हड़ताल को इंदिरा गांधी द्वारा बहुत ही निर्मम तरीके से दबाया गया। इस दौरान कई रेलवे कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया गया था तथा उनके परिवार वालों को रेलवे क्वार्टर से बाहर निकाल दिया गया। सरकार को इसके लिए संसद में काफी आलोचना झेलनी पड़ी थी। इमरजेंसी की घोषणा। सरकार ने सभी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी को इस बात के लिए सावधान कर दिया कि पाकिस्तान से युद्ध होने वाला है। इस युद्ध के अतिरिक्त सरकार के सामने जो तत्कालिक समस्याएं थीं, वो था सूखा और सन 1973 का तेल संकट। इन संकटों से जूझते हुए भारत की अर्थव्यवस्था काफी खराब हो गई थी। सरकार का कहना था कि देश के अंदर हो रहे हड़ताल और प्रतिवाद ने सरकार को कार्य करने में पूरी तरह से असक्षम बना दिया था, जिस वजह से भारत की व्यवस्था खराब होती जा रही थी। इस समय इंदिरा गांधी को उनके कुछ ईमानदार नेताओं तथा अपने बेटे संजय गांधी, जिनकी शक्ति इस समय राजनीतिक रूप से बहुत अधिक बढ़ गई थी, इनके सलाह को मानना सही समझा। इस समय पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर राय ने भी इंदिरा गांधी को देश भर में आंतरिक आपातकाल लागू करने की सलाह दी। उन्होंने इस पत्र में इस बात की चर्चा की कि भारत में आंतरिक रूप से बहुत अधिक अराजकता फैल गई है और सरकार को काम करने में कठिनाई हो रही है। इस तरह से सिद्धार्थ शंकर राय ने ये दिखाया कि किस तरह संविधान के दायरे में रहकर लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन किया जा सकता है। आपातकाल के दौरान शासन प्रबंध। इंदिरा गांधी ने 20 पॉइंट इकोनॉमिक प्रोग्राम को तैयार किया, जिसका उद्देश्य देश के कृषि और औद्योगिक विकास को प्रगति देना था। इसी के साथ सरकार गरीबी और अशिक्षा से भी लड़ना चाहती थी, किंतु इन सब के पीछे सरकार का अनुशासन असहनीय था और इसे डिसिप्लिन ऑफ द ग्रेवयार्ड कहा गया। इमरजेंसी के दौरान ये ऐलान किया गया कि सभी ट्रेनें समय पर चलेंगी और सारे कर्मचारी अपने काम पर आसानी से जा सकेंगे और काम कर सकेंगे। सरकारी कार्यालयों में उनके कार्यों का लेखा जोखा पहले की ही तरह रहेगा। इस 20 पॉइंट के अलावा
संजय गांधी ने भी 5 और पॉइंट्स का वर्णन किया। इन 5 पॉइंट्स की सहायता से संजय गांधी देश में शिक्षा, परिवार नियोजन योजना, वृक्षारोपण, जातिवाद की समाप्ति और दहेज प्रथा को समाप्त करना चाहा था। कालांतर में इमरजेंसी के दौरान इन दोनों प्रोग्राम को एक साथ करके 25 पॉइंट प्रोग्राम बनाया गया। आपातकाल के दौरान गिरफ्तारियां। भारतीय संविधान के 352 आर्टिकल के अंतर्गत इंदिरा गांधी ने स्वयं को सरकार में रहते हुए कई असाधारण संवैधानिक शक्तियां प्राप्त की। इन संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग इंदिरा गांधी ने अपने विपक्ष तथा आम लोगों के विरोध को दबाने के लिए किया। सरकार ने पूरे देश भर में पुलिस और आर्मी लगा दी और सरकार के निर्णयों का विरोध करने वाले लोगों को गिरफ्तार करना शुरू किया। इस समय कई नेता जैसे विजय राजे सिंधिया, जयप्रकाश नारायण, राज नारायण, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, जीवतराम कृपलानी, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, अरुण जेटली, सत्येंद्र नारायण सिन्हा, गायत्री देवी के साथ 8 कई अन्य तत्कालिक जन नेताओं को गिरफ्तार किया गया। इस समय आरएसएस और जमाते इस्लामी जैसी संस्थाओं पर सरकार द्वारा बैन लगा दिया गया। इस समय के कई कम्युनिस्ट नेताओं को अरेस्ट किया गया। मोहन धरिया और चंद्रशेखर जैसे कांग्रेसी नेताओं ने भी सरकार के इस फैसले के विरोध में सरकार को अपना इस्तीफा दिया और कांग्रेस पार्टी से हट गए। इन नेताओं को भी अरेस्ट कर लिया गया। तमिलनाडु की करुणानिधि सरकार गिरा दी गई और उनकी पार्टी के कई नेताओं को जेल में डाल दिया गया। इन लोगों को मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया। कानून, मानवाधिकार और चुनाव। इस समय विपक्षों की स्थिति बहुत खराब हो चली थी। कई राज्य सरकार और चुनावों को रद्द कर दिया गया था। तत्कालिक सरकार के पास 2/3 की बहुमत यानी स्पेशल मेजोरिटी थी। अतः तत्कालिक कांग्रेस सरकार देश के लिए नया कानून लिख सकती थी। इस समय जब इंदिरा गांधी को ये लगा कि तत्कालिक कानून व्यवस्था बहुत धीमी है, तब उन्होंने राष्ट्रपति के लिए ऐसे विधायक को चुना जिससे होने से वे अपने मन मुताबिक कार्य कर सकती थी। इस तरह इंदिरा गांधी रूल बाय डिग्री के अनुसार अपना शासन चलाना चाहती थी। जस्टिस खन्ना ने अपनी किताब मेकिंग ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा कि कोई एक संविधान केवल पन्ने पर लिखा गया नियम नहीं है, बल्कि ये आम लोगों के जीवन यापन का तरीका है। आपातकाल के बाद सन 1977 का चुनाव। जनवरी 1977 में इंदिरा गांधी ने फिर से चुनाव की घोषणा की और सभी आंदोलनकारियों को जेल से रिहा कर दिया गया। इस समय कांग्रेस की सबसे बड़ी विपक्ष जनता आंदोलन ने लोगों से ये अपील की कि भारतवासियों के लिए लोकतंत्र और तानाशाह के बीच किसी एक को चुनने का आखिरी मौका होगा। लोकसभा के दौरान इंदिरा गांधी और संजय गांधी दोनों ने अपने लोकसभा सीट गवा दिए। इसी तरह बिहार और उत्तर प्रदेश में भी सभी कांग्रेसी नेताओं को हार मिली। कांग्रेस को इस चुनाव में सिर्फ 153 सीटें ही प्राप्त हुई, जिसमें 92 सीटें दक्षिण भारत के 4 राज्यों की थी। इस चुनाव में जनता पार्टी को कुल 298 सीटें प्राप्त हुई। इस समय भारत को उसका पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री प्राप्त हुआ। ये प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। इस समय उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिल पाई थी, जबकि उत्तर प्रदेश को कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। पश्चिम बंगाल में भी कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब हो गई थी। इस तरह से इमरजेंसी भारतीय राजनीतिक इतिहास में यहाँ के लोगों के लिए एक बहुत दुखद समय रहा है, जिसे आज भी सबक के तौर पर याद किया जाता है। अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। इस अमेजिंग जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। ऐसे ही और भी अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।